study about the disposal of plastic waste. प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल के केस स्टडी हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म कॉज करता है और उसके डिस्पोजल का एक तरीका, एक सॉल्यूशन निकाला था अहमद खान ने, जिनकी उम्र 57 ईयर्स है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसको पॉलीब्लेंड कहते हैं। उस पॉलीब्लेंड की वजह से किस तरह से बना पॉलीब्लेंड? बिट्यूमन, बिट्यूमन को मिक्स करके प्लास्टिक के साथ बिट्यूमन को मिक्स करके एक सब्सटेंस बना पॉलीब्लेंड, जिसको रोड बनाने के काम में लिया गया और इससे प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये आप इमेज देखिए जिस तरह से रोड बनाया गया है पॉलीब्लेंड से। ये मिस्टर अहमद खान है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसे बिट्यूमन हम कहते हैं जो रोड्स बनाने के काम में आता है। ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम चारकोल, चारकोल से अलग होता है, ये बिट्यूमन अलग होता है, चारकोल अलग है। ओके, सो केस स्टडी। अब केस स्टडी हम प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल की केस स्टडी को हम एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है इसको देखते हैं। प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर, एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर है थे बैंगलोर में। उन्होंने एक आइडियल सॉल्यूशन निकाला, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ अक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक वेस्ट जो इकट्ठा हुआ जा रहा था, इंक्रीज होगा जा रहा था, उसके डिस्पोजल के या उसको कम करने का एक उन्होंने आइडियल सॉल्यूशन निकाला। अहमद खान 57 ईयर ओल्ड अहमद खान ने प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक सैक बनाते थे 20 सालों से, उन्होंने क्या किया, अबाउट 8 ईयर्स अगो उन्होंने ये रियलाइज किया कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसको पॉलीब्लेंड कहते हैं। ये एक फाइन पाउडर होता है। किस तरह से बनाया जाता है इसको? प्लास्टिक को मॉडिफाइड, रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक यूज की जाती है और उसको बिट्यूमन के साथ मिक्स किया जाता है। जो मिक्सचर जो बना, ये जो प्लास्टिक रिसाइकल प्लास्टिक को बिट्यूमन के साथ मिक्स किया और इसे रोड बनाने के काम में लिया गया। उनकी कंपनी ने इस चीज को बनाया, पॉलीब्लेंड को बनाया और पॉलीब्लेंड से रोड्स को बनाया गया। अब एक खास बात और है कि ये जो पॉलीब्लेंड जो सब्सटेंस है, इसकी वजह से जो रोड्स हैं वो ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं। रोड लाइफ बढ़ जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स। जो रोड्स होते हैं वो ज्यादा उनकी लाइफ बढ़ जाती है अगर पॉलीब्लेंड को यूज किया जाए। So in collaboration with RV College of Engineering plus Bangalore City Corporation के कोलैबोरेशन में मिलके अहमद खान ने ये प्रूव किया कि पॉलीब्लेंड जो है बिट्यूमन के साथ मिलके जो बनाया गया है वो रोड्स को बनाने के काम में आ सकता है। और ये जो पॉलीब्लेंड है इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है और रोड की लाइफ बढ़ जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स रोड्स की लाइफ बढ़ जाती है। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड। अब पॉलीब्लेंड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? प्लास्टिक फिल्म चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट चाहिए। तो प्लास्टिक वेस्ट जो कि 0.40 kg 40 पर केजी जो बिकता था, रैक पिकर जिसको 0.40 मतलब 40 पैसे पर किलो में बेचते थे। अब अहमद खान ने उस प्लास्टिक वेस्ट को खरीदना शुरू किया और उन्होंने ऑफर किया 6 रुपीज पर केजी, क्योंकि उनको तो प्लास्टिक वेस्ट की जरूरत थी और पॉलीब्लेंड बनाने के लिए। तो उन्होंने ज्यादा पैसे ऑफर किए रैक पिकर्स को प्लास्टिक वेस्ट के। सो खान की टेक्निक को यूज करते हुए करके बाय द एंड ऑफ 2002, मतलब इन्होंने बुक में लिखा हुआ है कि 2002 तक 40 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड बैंगलोर पे बन जाएगा अगर ये खान की जो टेक्नोलॉजी है पॉलीब्लेंड यूज अगर किया गया तो एट दिस रेट, अगर इसी रेट पे प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड अगर बनता रहे तो सून वी विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक की एक दिन कमी पड़ जाएगी अगर इसी तरह से अगर हम रोड बनाते रहे पॉलीब्लेंड को यूज करके। सो थैंक्स टू इनोवेशंस लाइक पॉलीब्लेंड वी माइट स्टिल अवॉइड बीइंग स्मॉदर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। तो इस तरह की जो नई इनोवेशंस आई हैं जैसे कि पॉलीब्लेंड, इन इनोवेशन से क्या होगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट जिसकी वजह से हमारा दम घुट रहा है, स्मॉदर्ड मीन्स टू किल बाय स्टॉपिंग द ब्रीदिंग, ठीक है, जो हमारा दम घुट रहा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स की। एग्रोकेमिकल्स का मतलब होता है वो केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाए। एग्रीकल्चर में कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं? फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, वीड्स को किल करने के लिए वीडिसाइड्स यूज किए जाते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज, हर्ब्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज करते हैं हम, फंजाई को किल करने के लिए हम फंजीसाइड्स यूज करते हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इससे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। और प्लस ये जो केमिकल्स हैं, जब ये बारिश के साथ, रेन के साथ जब ये वॉश ऑफ होते हैं और किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, तो उस वाटर बॉडी को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। यूट्रोफिकेशन बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। यूट्रोफिकेशन होता है इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जिसकी वजह से एजिंग ऑफ लेक्स हो जाता है, एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्री केमिकल्स क्या होते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश में, तो उससे क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा करने लगे, जिससे कि जो क्रॉप है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। अब एक तरह से देखा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सब क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की यूज से। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, दे आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड, इन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। दीज इंसिडेंटली, और ये टॉक्सिक होते हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। सॉइल इकोसिस्टम के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। Do you think these can be biomagnified? Biomagnification we have already studied. Biomagnification means increase in the concentration of the chemicals from one trophic level to the next trophic level. जैसे लास्ट टॉपिक में हमने देखा था डीडीटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी जू प्लांक्टन्स में, फिर जू प्लांक्टन से स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में, लार्ज फिशेस से बर्ड्स में, इस तरह से डीडीटी की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जा रही थी फूड चेन में। सो डू यू थिंक दीज कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? यस यस, दीज केमिकल, ये हार्मफुल केमिकल्स जो है ये इनका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। We know what the addition of increasing amount of chemical fertilizer can do to aquatic ecosystems vis-a-vis यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन भी हमने देखा था कि जब केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर जरूरत से ज्यादा यूज होते रहे और वो वॉश ऑफ होके पानी में जाए, किसी नियर बाय वाटर बॉडी में जाए, तो वहां के इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो नुकसान पहुंचाते हैं। करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। ये जो करंट सिचुएशन है एग्रीकल्चर में बहुत ग्रेव है, इसका कोई सोल्यूशन इसका नजर नहीं आ रहा है, और ये एक सिचुएशन, एक खतरा पैदा करने वाली सिचुएशन है। नाउ अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखते हैं एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और किसने इनिशिएटिव लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आई विल शो यू विद द डायग्राम। दिस इज इंटीग्रेटेड, दिस डायग्राम इज शोइंग यू द इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो फार्मिंग से रिलेटेड जो स्टेप्स है वो एक साथ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हमने उगाई, उन क्रॉप्स में एक मेन क्रॉप है, उस क्रॉप के साथ साथ हमने ऐसी क्रॉप भी उगाई जो कि हम लाइव स्टॉक के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स फीड करें उस पे एनिमल्स, तो उसी फार्म में हम एनिमल्स को रख सकते हैं। उस एनिमल्स से कोई प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो उन एनिमल्स की उनको रखने का फायदा है। फिर उसके बाद जो वेस्ट है, जो एनिमल्स को हम रेयरिंग एंड केयरिंग कर रहे हैं, इनका जो वेस्ट है, उस वेस्ट को हम एज अ मैन्योर हम फर्दर फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं और फार्मिंग से रिलेटेड, उनको जब हम एक साथ करते हैं, जिसमें एक का वेस्ट दूसरे के काम आए या एक चीज का, एक प्रोसेस का प्रोडक्ट दूसरे के काम आए, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इट इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। जीरो वेस्ट प्रोसीजर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई चीज वेस्ट नहीं हो रही है, एक चीज का वेस्ट दूसरी जगह यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम कैटल्स को अगर हम रख रहे हैं, तो कैटल्स का जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटा है, जो काउ डंग है, उसको हम एज अ मैन्योर उसको क्रॉप फील्ड में उसको यूज कर रहे हैं। So it is a zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrients for other processes. It allows maximum utilization of the resource. इससे क्या होगा, जो resources हैं, resources जैसे कि
लैंड, सॉइल, इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, प्लस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, मतलब एक छोटे से एरिया से ही हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसी एरिया में हम फार्मिंग भी कर सकते हैं, बी कीपिंग भी कर सकते हैं, और उसमें हम राइस पैडी फील्ड्स में फिश कीपिंग भी कर सकते हैं। रमेश चंद्र डागर कौन थे? ही वॉज अ फार्मर इन सोनीपत, हरियाणा। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, इन्होंने किया था इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने उसमें इंक्लूड किया बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, मतलब जो उनका जो फार्म था उस फार्म में एक एरिया में उन्होंने बी कीपिंग भी किया, उसके साथ डेयरी मैनेजमेंट भी किया, ठीक है, जिसमें डेयरी एनिमल्स को रखा गया, द एनिमल्स विच प्रोवाइड विद अस विद मिल्क। वाटर हार्वेस्टिंग भी की गई उसी पर्टिकुलर एरिया में, कंपोस्टिंग भी किया गया, जिससे कि जो कंपोस्ट बने उसको फसल उगाने के काम में लिया जाए, और एग्रीकल्चर, ये सारे प्रोसेसेस एक साथ किए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और इसके देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप एज कैटल एक्सक्रीटा डंग यूज्ड एज मैन्योर। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी कुछ यूज नहीं होता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का उसको एज मैन्योर उसको फील्ड में यूज किया जाता है। क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोस्ट। क्रॉप्स फील्ड का जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट बनाने के काम में आता है, और कंपोस्ट तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, उससे नेचुरल गैस भी बनती है, ठीक है। नेचुरल गैस, जब बायोगैस प्लांट हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर, से जो गैस बनती है उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। Enthusiastic about spreading information and help to the practice of integrated organic farming, डागर has created। अब डागर ने बाकी लोगों की हेल्प के लिए इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया, जिसकी करंट मेंबरशिप है 5000 फार्मर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियोएक्टिव वेस्ट। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एज अ वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान कॉज करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज होते हैं, तो उनको प्रॉपरली उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। उनको फिर एक तो उनसे नुकसान ये है कि उनके लीकेज के चांसेस होते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए या और दूसरे एनिमल्स के और प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं रेडिएशंस। सो इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे। स्टार्टिंग में ऐसा सोचा गया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक नॉन पोल्यूटिंग वे है, नॉन पोल्यूशन, बिना पोल्यूशन का एक तरीका है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। लेकिन फिर देखा गया कि इसमें दो प्रॉब्लम्स है। पहली तो है एक्सीडेंटल लीकेज, कि एक्सीडेंटली वो लीक हो सकती है, लीक होंगी तो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो लोगों को, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को वो नुकसान पहुंचाएंगे। और एक्सीडेंटल लीकेज दो जगह हुआ है, 3 माइल आइलैंड में और चेरनोबिल में। आई शो यू द इमेज, दिस इज द इमेज फ्रॉम 3 माइल आइलैंड एंड दिस इज द इमेज फ्रॉम चेरनोबिल। ओके, दूसरा जो प्रॉब्लम है, अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम है सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, कि उनको सेफ तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, उनको उनसे सेफ तरीके से उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। रेडिएशंस जो निकलती है न्यूक्लियर वेस्ट से वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशंस कर देती हैं, वेरी हाई रेट पे म्यूटेशंस हो जाती है, उनका डीएनए चेंज हो जाता है। एट हाई डोसेस, अगर हाई डोज में न्यूक्लियर रेडिएशंस का एक्सपोजर अगर मिले तो ये लीदल भी हो सकती है। लीदल मीन्स लाइफ टेकिंग, किलिंग, ओके, फेटल। बट एट लोअर डोज इट क्रिएट्स वेरियस डिसऑर्डर्स। अगर रेडिएशंस का एक्सपोजर कम मिले तो कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है, अगर ज्यादा एक्सपोजर हो रेडिएशंस का तो लीदल भी हो सकती हैं ये रेडिएशंस। देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो एक पोटेंट पोल्यूटेंट है, वो एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान कॉज करने वाला पोल्यूटेंट है, और उसको बहुत ध्यान से, बहुत कॉशन के साथ उससे डील करना होता है। सो इट हैज़ बीन रिकमेंडेड कि जो स्टोरेज है
न्यूक्लियर वेस्ट का जो स्टोरेज है उसको आप पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, पहले उसको डिस्पोज करने से पहले जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका प्री ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। उनको शील्डेड कंटेनर्स में रखा जाए, शील्डेड कंटेनर्स मतलब ऐसे कंटेनर जो पूरी तरह से पैक्ड हो, फिर उनको रॉक्स के अंदर दबा देना चाहिए, कितना डीप, एटलीस्ट 500 मीटर डीप बिलो अर्थ सरफेस। ये तरीका बताया गया है रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। However, this method of disposal is meeting stiff opposition from the public, लेकिन इस मेथड का भी पब्लिक ऑपोजिशन कर रही है, और ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिशन तो होगा ही कि कोई ऐसी चीज जो रेडिएशंस कॉज कर रही है वो अगर सॉइल में अगर प्रेजेंट है, उसको अगर नीचे रॉक्स में अगर दबा दिया गया है तो वो तो नुकसान करेगी ही। सो व्हाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीबल to many people? They do not agree with this people, they do not agree with this particular method because इसके जो नुकसान है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, वो नुकसान बहुत ज़्यादा है। Now let's talk about the greenhouse effect and global warming। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? I will show you one image। ये देखिए, this is what we call as a greenhouse। ग्रीन हाउस में ये कांच का, ग्लास का बना हुआ एक हाउस है, ग्लास का बना हुआ ये हाउस है, और इस हाउस के अंदर प्लांट्स रखे गए हैं। जब सनलाइट इसमें पड़ती है तो हीट अंदर जाती है और हीट ट्रैप हो जाती है इस ग्लास हाउस के अंदर और हीट एस्केप नहीं हो पाती। तो ये जो है ग्लास हाउस का जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो कि इन प्लांट्स के लिए की ग्रोथ के लिए अच्छा है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ग्रीन हाउस इज बेसिकली इसमें ग्लास का बना हुआ हाउस है, ताकि ग्लास हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो सके, उसको इंक्रीज किया जा सके। और इसी से वर्ड बना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फिनोमिनन दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस में जो फिनोमिनन होता है उसी से ये वर्ड डिराइव किया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो एक्चुअली ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अर्थ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और दूसरा रीजन है कि जो अर्थ के पे जो सोलर रेडिएशंस है वो एक्सकेप नहीं कर पाती है। उसका एक फायदा भी है कि अर्थ पे एक हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर अर्थ पे ग्रीन हाउस ना हो मतलब अगर रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस जो है वो अगर सारी एस्केप हो जाए तो अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाएगा, जो कि वहाँ के रहने वाले इनहैबिटेंट्स के लिए सही नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर emit it again towards the earth. The cycle continues till the earth surface has no long wave radiation to emit। जो long wave radiations होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो इट लुक्स, अच्छा ग्रीन हाउस की हम बात कर रहे थे। ग्रीन हाउस जो है वो स्मॉल ग्लास हाउस है, और वो प्लांट्स को ग्रो करने विंटर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसलिए विंटर सीजन में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस में ग्लास पैनल्स लगाए जाते हैं जो कि लाइट को अंदर आने देते हैं लेकिन हीट को एस्केप नहीं होने देते, हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसलिए जो ग्रीन हाउस है वो वार्म करता है, लाइक इनसाइड में जैसे कार होती है, कार को अगर धूप में हम खड़ा कर दे तो कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस में अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। The greenhouse effect is a naturally occurring phenomenon that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, और ये नेचुरल फिनोमिनन जरूरी भी है ताकि अर्थ पे एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहे सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। दूसरी चीज ये है कि जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज होता है, पोल्यूटेंट गैसेस इंक्रीज होती हैं, तो टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है पोल्यूटेंट गैसेस की वजह से। तो टेम्परेचर
अर्थ का इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे और वाटर लेवल इंक्रीज होगा। तो इससे रिलेटेड, ग्रीन हाउस से रिलेटेड 2 पॉइंट्स है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन, ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड दी एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू वुड बी सरप्राइज्ड, अगर अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 होता, -18 डिग्री, लेकिन वो एवरेज टेम्परेचर है क्या, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एक्चुअल में। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो वो टेम्परेचर होता अर्थ का -18 डिग्री सेंटीग्रेड। In order to understand the greenhouse effect, it is necessary to know that the fate of energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere. देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो सनलाइट, जो अर्थ पे सनलाइट फॉल हो रही है उसका क्या फेट है, मतलब उसका एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग, अब देखिए जो जितनी भी सोलर रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे उसका जो 1/4 है उसकी 1/4 रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट जो क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस, while a small and absorbs some of it, but almost half of incoming solar radiations falls on Earth's surface, while a small proportion is reflected back. अब अर्थ पे जितना सोलर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं उसका भी कुछ अमाउंट वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट, अर्थ सरफेस से हीट भी री एमिट होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में, मतलब सोलर रेडिएशंस जो है, सोलर की सन की जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो अर्थ के सरफेस पे टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होती है और ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ही रिस्पॉन्सिबल होती है हीट अप करने के लिए। बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस, कुछ पार्ट इसका इंफ्रारेड रेडिएशंस का एस्केप नहीं होता है। Part of this does not escape into space as atmospheric gas, example carbon dioxide, methane etc. absorb a major fraction of it. इसका जो major fraction है infrared radiations का वो absorb हो जाता है। Molecules of these gases, अब ये जो gases हैं जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो gases हैं, these gases radiate heat and energy, radiate heat energy मतलब heat energy को ये gases जो है ये reflect करती हैं and therefore ये दोनों gases जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को heat up करने के लिए responsible है। So this cycle keeps on repeating, this cycle keeps on repeating का मतलब है कि सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस आएंगी, ये गैसेस जो हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगी, फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगी, ये साइकिल कंटिन्यू रहती है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए पोल्यूशन की वजह से तो हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे के पूरे ग्लोब का टेम्परेचर जो मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है, स्पेशली इन द लास्ट 3 डेकेड्स। लास्ट 3 डेकेड्स मतलब लास्ट 30 वर्षों में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड 60%, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट में, 60% कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, CFCs 40% CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, N2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%। नाउ वी विल सी एल नीनो इफेक्ट क्या होता है। साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहे अर्थ का तो उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे और इन क्लाइमेटिक चेंजेस को ही इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज होगा उसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और एल नीनो इफेक्ट होगा तो क्या होगा, आइस कैप्स मेल्ट होंगी, आइस कैप्स और जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमालयन स्नो कैप्स है वो मेल्ट होंगी, ओशियन का लेवल वाटर लेवल इंक्रीज होगा।
So over many years this will result in a rise in sea level. sea level sea में जो water का level है वो increase होगा और जो coastal areas है, coastal areas जो हैं वो सारे डूब जाएंगे, submerge हो जाएंगे. So the total spectrum of changes that global warming can bring about a subject that is still under active research. How can we control global warming? Global warming हम अपने level पे कैसे कम कर सकते हैं? By reduction in the प्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. इन गैसेस का अगर हम प्रोडक्शन कम कर दें जो कि ग्रीन हाउस कॉज करने वाली गैसेस हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है. द मेजर इंक्लूड, अब क्या क्या और क्या कर सकते हैं? कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इसका अगर यूज कम किया जाए. प्लस एनर्जी को इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज. एनर्जी का यूसेज, जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसका वो एफिशिएंटली यूज हो, पूरे तरीके से यूज हो. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन अगर कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं. और स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर कम किया जाए. सो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए एटमॉस्फेयर में. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो.